मैंने हाल ही में S10 Plus से S23 Ultra में अपग्रेड किया है। मेरे S10 Plus का मॉडल 512 GB का है, जो मैंने S23 Ultra लिए है वो भी 512 GB के हैं। दोस्तों मैंने दोनों ही फोन को प्री बुक किया था और एक साथ मंगाए थे, लेकिन दोनों का जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है उसमें काफी डिफरेंस था। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने ऐसी काफी चीजें कवर की है जो किसी ने भी कवर नहीं की है, डे टू डे इस्तेमाल करने में काम की है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं और पहले S23 Ultra का अनबॉक्स एक्सपीरियंस देखते हैं। मैंने दोनों के लिए ही VIP पास लिया था और इनके पेमेंट्स भी मैंने 2 फरवरी को किए थे, लेकिन सैमसंग शॉप के साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही खराब रहा है। मेरा जो ब्लैक कलर का फोन है वो 17 फेब को ही डिलीवर हो गया एज प्रॉमिस, लेकिन मेरा जो ये ग्रीन कलर का फोन है वो मुझे 9 मार्च को डिलीवर हुआ है और सैमसंग की तरफ से कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था, ना ही उन्हें कस्टमर की कोई फिक्र थी। इंडिया में यही एक बड़ी दिक्कत है कि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी के साथ भी एक बार आप आपके पैसे उन्हें दे दो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। चलो उस बात को छोड़ते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जिन लोगों ने सैमसंग के फोन्स के साथ बड्स और वॉच भी खरीदी है उन्हें इस तरह से ये पैकेज मिलता है। बॉक्स की हालत तो ख़राब हुई है ट्रांसपोर्ट में, लेकिन यहाँ पे हमारा S23 Ultra है। हमारे सील खोले तो यहाँ एक पाउच है, इस तरह से हमारा फ़ोन मिलता है हमें बॉक्स में। और Galaxy Watch 4 Classic 46mm LTE मिलती है। फाइनली हमें सैमसंग के Galaxy Buds 2 मिलते हैं। इसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी चैनल पे बना चुका हूँ, यहाँ ऊपर दी गई लिंक को क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। अगर हम फ़ोन के बचे हुए बॉक्स में देखें तो एक सिम इजेक्टर टूल और ये केबल मिलती है, और जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो इस केबल को फेंक देना है। तो सैमसंग ने हमें बॉक्स में सिर्फ ये एक ही एक्सेसरी दी है, लेकिन वो भी मैं कहना चाहूँगा अनफॉर्चुनेटली काफ़ी घटिया क्वालिटी की है। ये जेनरिक USB 2 केबल है जो सिर्फ 25 वाट सपोर्ट करती है। भले ही आपके फ़ोन को UFFC 4 फास्ट स्टोरेज है, अगर आप ये केबल यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ USB 2 स्पीड्स मिलेंगी और लगभग 1/8 स्पीड आपका फ़ोन जिसके लिए केपेबल है वही आपको मिलेगा। तो आप किसी भी तरह का अगर डेटा ट्रांसफ़र आपके फ़ोन के साथ करते हो, ये फ़ोन में हमें 8K वीडियो दिया गया है, रॉ फोटोज़ के लिए ऑप्शन दिया है और सबकी ही साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। उन सब मामलों में ये केबल मैं कहूँगा टोटली यूजलेस है आपके लिए। बहुत सारे रिव्यूअर्स ने फ़ोन को कवर किया है, लेकिन ये खामी किसी ने ही दिखाई नहीं है। और जो पब्लिक है जिन्हें ज़्यादा ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो ये अगर केबल यूज़ करते हैं तो वो कभी भी फ़ोन का फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये 3 एम्प्स की केबल है, तो अगर आप सेपरेटली 65 वाट ट्रैवल अडेप्टर खरीदते हो, वीडियो यहाँ उसका डिटेल ऊपर दिया है, या आपके पास कोई दूसरा फास्ट चार्जर है तो आपको एक 5 एम्प की केबल लगेगी जो कि ये नहीं है। तो ये आप 45 वाट्स चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ दिया गया पावर बटन अगर हम दबाएं तो हमारा फ़ोन बूट हो जाता है। वो जब तक बूट हो रहा है हम इसको ज़रा और नज़दीक से देखते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं दिया गया है। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। वॉल्यूम रॉकर यहाँ पे है। पीछे हमारे ये सारे कैमरेज है। ये हमारा पेरिस्कोप जूम वाला कैमरा है। उसी के साथ ये मेन सेंसर है जो 200 मेगापिक्सल है। इसमें हमारा लेज़र ऑटो फोकस मॉड्यूल दिया गया है। 3x जूम लेंस है और ये हमारा वाइड एंगल लेंस है। तो इस तरह से ये सारे ही कैमरा मॉड्यूल है और इनकी साइज़ अच्छी खासी बड़ी है क्योंकि हमारे लेंस की फिजिकल साइज भी बढ़ गई है। तो लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, काफ़ी क्लीन डिज़ाइन है। बस यहाँ पे हमारी नेटवर्क एंटीनास दी गई है और ऊपर भी एक नेटवर्क एंटीना है। एक ऊपर माइक दी गई है नॉइज़ कैंसलेशन के लिए, और इस साल नीचे 2 माइक्स दी गई है एक माइक की जगह। यहाँ पे हमारा S Pen आ जाता है। तो यहाँ पे फ़ोन के कलर में ये बटन दिया गया है, लेकिन हमारी जो स्टिक है वो ब्लैक कलर में ही आती है और इसे आप किसी भी तरह अंदर डाल सकते हो। एज सच फ्रंट और बैक कोई साइड नहीं है। स्पीकर दिया गया है। Type-C पोर्ट है जो कि USB 3 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। 45 वाट्स Type-C चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हमारा सिम कार्ड ट्रे है। डुअल सिम इसमें रहते हैं। कोई भी मेमोरी कार्ड
सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे ये रबर रिंग दी गई है जिससे कि हमारा IP68 स्टैंडर्ड बना रहता है। IP68 होने की वजह से ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। इस फोन को फ्रंट एज वेल एज बैक में लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दी गई है, तो फील काफी अच्छी आती है। ये एजेस थोड़ी फ्लैटन कर दी गई है, तो पकड़ने में ग्रिप भी काफी अच्छी बनाता है ये फोन। तो अब हमें इस फोन को सेटअप करना है, और सेटअप करने का सबसे फास्ट और इजी तरीका है सैमसंग स्विच। उसका भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आप ऊपर दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी मोटिवेशन का काम करती है। S23 अल्ट्रा को लॉन्च होके लगभग 2 महीने हो गए हैं और मैं इसे 17 फरवरी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, जनरली आपने बहुत से रिव्यूज में सुना होगा, कुछ लोगों ने कहा है कि S23 अल्ट्रा का डिज़ाइन काफ़ी बोरिंग है, S22 अल्ट्रा जैसा ही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे एक बात समझती है कि 90% लोग हैं वो मेरे जैसे ही अपग्रेड पैटर्न में रहेंगे। मैं 4 साल बाद एक सैमसंग फ्लैगशिप से दूसरे फ्लैगशिप में अपग्रेड कर रहा हूँ, शायद लोग 3 साल बाद करें। और जब आप इतनी देर के बाद अपग्रेड करते हो, आपको ड्रास्टिकली डिफरेंस मिलता है। जो लोगों के पास इतना पैसा है कि हर साल वो फ्लैगशिप अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें डिजाइन से क्या फर्क पड़ता है, 1 साल बाद वैसे भी वो वापस अपग्रेड करने ही वाले हैं। तो डिजाइन को क्रिटिसाइज करने में, उसे बोरिंग कहने में मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता है। ये जो डिजाइन है ये फंक्शनली एक्सीलेंट है, और ओवरऑल इतनी बड़ी स्क्रीन साइज को अगर आपको इजी टू होल्ड बनाना है तो ये मैं कहूंगा एक काफी क्लासिक अप्रोच है। जहां तक वेट की बात आती है, वेट ज्यादा है, लेकिन मेरा S10 Plus 512 GB होने की वजह से उसको भी सिरेमिक बैग है, का वेट नॉर्मल ग्लास बैग से ज्यादा ही था, तो एज सच मुझे वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए या थोड़ा कम वेट चाहिए। दोनों ही ब्लैक और ग्रीन कलर है, मैट है, भले ही ये ग्लास बैग है, लेकिन इसका जो ग्लास में उन्होंने टेक्सचर दिया है वो काफी स्मूथ फील होता है। बाकी ये ग्लास बैग छोड़ के और S पेन के कलर को छोड़ के कलर वाइज फोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये फोन्स खरीद रहे हो, केसेस भी खरीदनी ही चाहिए। नॉर्मल इस्तेमाल करना रेकमेंड नहीं करूंगा, भले ही सैमसंग ने कुछ भी कहने दो कि इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है या और कुछ है, टफेस्ट ग्लास है, लेकिन वो आखिर में ग्लास है, और अगर वो इस हाइट से गिरती है तो वो टूटने ही वाली है। आपको जिस ब्रांड की जो अच्छी लगती है वो आप केस खरीदे। मैं नहीं कहूंगा कि ये केसेस ही खरीदे, लेकिन जरूर इसको केसेस के साथ प्रोटेक्ट करें। तो दोस्तों, S10 Plus का कैमरा काफी अच्छा है, भले ही ये फोन 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा पूरा YouTube चैनल और जो रिकॉर्डिंग आप अभी भी देख रहे हैं वो इसी तरह S10 Plus पे ही शूट हो रही है। तो मेरा S23 Plus खरीदने का मेन रीजन यही था कि मुझे काफी अच्छी वीडियो और फोटो क्वालिटी चाहिए थी। इस फोन में सबसे बड़ी अपग्रेड वही है। तो दोस्तों, कैमरा क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुई है, खास करके डिटेल्स में, और ये आप सारे ही कैमराज में ऑब्जर्व कर सकते हो। जो सबसे ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट है वो इसके नाइट मोड में है। ये विदाउट नाइट मोड लिया है। एनहांसमेंट और ओवरऑल नाइट मोड परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। वीडियो की अगर बात करें 1x पे अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो अब मैं जानबूझ के जॉग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो स्टेबिलाइजेशन में S23 अल्ट्रा के ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट है। आप वाइड एंगल कैमरा से मैक्रो ले सकते हो जिसकी क्वालिटी भी अमेजिंग है। आउटडोर फोटोज भी देखे तो अमेजिंग आते हैं, चाहे वो नेचर के हो या एनिमल सब्जेक्ट्स के या फिर ह्यूमन सब्जेक्ट्स के। सेल्फी डिपार्टमेंट में भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पोर्ट्रेट देखें तो 3x और 1x में दोनों ही काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स आते हैं, और इसके इफेक्ट को आप फोटो निकालते वक्त या फोटो निकाल के बाद भी एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों, इसके चारों ही कैमरे काफ़ी काम के हैं। जहाँ तक 10x जूम की बात आती है, आपको जितना लगता है उससे कई ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो। हमारे मून शॉट्स सारी ही कंट्रोवर्सी को भी पकड़े। मैं सीन ऑप्टिमाइजर के साथ ही इसे पसंद करूंगा। दोस्तों, जहाँ तक इसके फ्रंट कैमरा की बात आती है, हम इस पे UHD 60 पे शूट कर सकते हैं, और अभी जो आप आवाज़ भी सुन रहे हो वो कैमरा की ही माइक्रोफोन की है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इधर भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ऑन द कैमरा से रियर कैमरा में स्विच कर सकते हो 1x पे। ब्लॉगिंग के लिए एक ही वीडियो में ये करना काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाती है। और आखिर में इसके 8K वीडियो फुटेज को हम देख रहे हैं। 8K होने के बावजूद ये फुटेज काफ़ी स्टेबल है और कहीं ये जिटर भी नहीं हो रही है।
30 FPS होने की वजह से आप इसे आसानी से जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये फुटेज पहले से काफी ज्यादा यूजेबल हो गई है। तो बहुत से लोगों का स्टार्टिंग में कंप्लेंट था कि 200 मेगापिक्सल पे शटर लैग आती है फोटो को खींचने की कोशिश करूं, 200 मेगापिक्सल का फोटो भी इमीडिएटली शूट होता है, कोई शटर लैग अब ज्यादा नहीं है। 200 मेगापिक्सल के इमेज को आप काफी ज्यादा जूम कर सकते हो बिना डिटेल्स को खोए। तो पहले वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करता था फोटो निकालने के पहले, लेकिन आज सच अब कोई बात नहीं है, थोड़ी सी ही लैग है। तो दोस्तों मैंने इस फ़ोन में कोई भी एक्स्ट्रा गुड लक मॉड्यूल या ऐसे कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया है, सिर्फ यहाँ पे जो एक्सपोट्रा का ऐप है वो ही मैंने इंस्टॉल किया है। इससे आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल ले सकते हो आपके फ़ोन पे। तो आप फोकस कंट्रोल कर सकते हैं, आप वाइट बैलेंस को मैनेज कर सकते हैं, शटर स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, आप ISO को मैनेज कर सकते हैं, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफिक कंट्रोल अचीव कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि जैसे ही मैं एक्सपोट्रा खोलता हूँ 200 मेगापिक्सल पे आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आइदर 50 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल पे ही आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे एक्सपोट्रा फीचर के साथ। तो इसका जो कैमरा एक्सपीरियंस है मैं कहूँगा एक्सीलेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है सैमसंग ने इस डिपार्टमेंट में इन 4 सालों में। आप किसी भी ओकेजन में किसी भी तरह का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो, और जब तक आप वो माइक्रो डिटेल्स नहीं ढूंढ रहे हो, आपको आईफोन अच्छा है या सैमसंग अच्छा है ये देखने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लैगशिप क्वालिटी फ़ोन है और आज मार्केट में मिलने वाले किसी भी दूसरे फ्लैगशिप से नेक टू नेक या बेटर परफॉर्म करता है। दोस्तों डायरेक्टर्स व्यू में आप देखिए, एक साथ आप सारे ही कैमरेज का इनपुट ले सकते हो और आप ऑन द फ्लाई इसे रिकॉर्ड करते करते भी आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छी फीचर हो जाती है ब्लॉगिंग के लिए। तो आप एक साथ मल्टीपल कैमरास को मैनेज कर सकते हो। दोस्तों इसके डिज़ाइन में एक गड़बड़ मुझे ये लगी कि ये जो उन्होंने कैमरा को इस तरह से उभरे हुए रिंग्स दिए हैं प्रोटेक्शन के लिए, उससे एक दिक्कत ये हो जाती है कि अगर हम कैमरा लेंस को इस तरह से पहुंचने की कोशिश करें, लिंट और माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं और फिर उसे निकालना काफ़ी दिक्कत की बात हो जाती है, क्योंकि अगर आप साफ भी करें तो वो एजेस में अटक जाते हैं। इस उभरे हुए कैमरा डिज़ाइन में मुझे ये फ्लॉ ज़रूर लगा। डिस्प्लेस की अगर बात करें, दोनों ही फोन्स 2K रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिस्प्ले साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और एक डिफरेंस ये है, मैंने मोशन स्मूथनेस को एडेप्टिव रखा है, जिसमें ये 1 से लेके 120 हर्ट्ज तक डायनेमिकली शिफ्ट होता है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो सारे ही ऐप्स में, ना सिर्फ इसमें, लेकिन अगर मैं यहाँ पे YouTube भी खोलूँ, जो मेरी स्क्रोलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, सब जगह पे आपको फास्ट ही परफॉर्मेंस मिलती है। इसकी बैटरी जो है वो मेरे 4 साल पुराने फ्लैगशिप उतनी ही है। मैं हाल ही में इसकी बैटरी को सर्विस सेंटर से चेंज करा के लाया हूँ और ये भी मुझे 6.5-7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। मेरा जो S23 अल्ट्रा है वो भी मुझे 6-6.5 से 7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है, अगर मैं S10 प्लस के परफॉर्मेंस को S23 अल्ट्रा से कंपेयर करूँ तो लगभग 2 गुना फास्ट इसकी प्रोसेसिंग पावर है, उसी के साथ इसका जो स्टोरेज स्पीड है वो भी इससे लगभग 4 गुना तेज है। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। बैटरी केयर में जाऊँ तो ये मैं इसे वापस अभी रीसेट कर चुका हूँ। दोस्तों मैं जो बैटरी टाइम आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले इसे सैमसंग स्विच से सेटअप किया, तब भी मुझे 6.5-7 घंटा मिल रहा था। फिर मैंने वापस टेस्ट करने के लिए पूरे तरह से रीसेट करके कुछ भी बैकअप नहीं लिया, तो यहाँ पे आप देखिए 6 आवर्स 10 मिनट्स के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। और जब मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया, मैं जनरली 16-17% पे इसे चार्ज करता हूँ, तो अगर आप 0 तक जाए तो आपको आराम से 7 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम मिल ही सकता है। कुछ रिव्यूअर्स ने 10 घंटे 12 घंटे या कुछ शॉर्ट्स में तो उससे भी ज़्यादा के स्क्रीन ऑन टाइम शेयर किए हैं। दोस्तों वो बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। अगर मैं फ़ोन को सिर्फ बीच में थोड़ा सा चार्ज करता हूँ और मैं आपको अगर स्क्रीन ऑन टाइम का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तो वो उसे डिटेक्ट नहीं करेगा और स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ाते जाएगा। जो आप उधर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो सिर्फ रिफ्रेश तभी होती है जब आप फोन को 100% तक चार्ज करो, तो उससे बचिए। लेकिन ये फोन आपको पूरे एक दिन आसानी से चल जाता है। आपका फोन के साथ इस्तेमाल कम है, 2 दिन भी चल सकता है। तो जहां तक बात चार्जिंग की आती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, सुपर फास्ट 2.0 चार्जिंग अचीव करने के लिए आपको सेपरेटली 5 एम्प्स की केबल खरीदनी पड़ेगी। आप फास्ट चार्जर
जैसे ये 65 वैट का फास्ट चार्जर है या 45 वैट का फास्ट चार्जर कंसीडर तभी करें जब आप सोच रहे हो कि आप फोन को बीच बीच में शॉर्ट बर्स्ट में चार्ज करेंगे। दोस्तों 45 वैट और 25 वैट के 0 to 100 के चार्जिंग स्पीड्स में लगभग 10 से 12 मिनट का ही डिफरेंस है। उसमें आपको कोई भी सब्सटेंशियल गेन नहीं मिलेगी ज़्यादा खर्चा करने पे। लेकिन आप अगर 0 to 60 या 0 to 65 की अगर बात करें तो 45 वैट का चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट डबल स्पीड में पहुंचाता है। अगर आप रात को फ़ोन को चार्ज करते हो या दिन में एक ही बार फ़ोन को 100% तक चार्ज करते हो तो अपने पैसे बचाइए। 25 वैट्स का चार्जर आपके लिए इनफ है। एक चीज़ जो इसे फ्लैगशिप बनाती है वो इसका वायरलेस सपोर्ट भी है। इस फ़ोन को ना सिर्फ 15 वैट्स का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन आप इसके साथ आसानी से वायरलेस पावर शेयर इस्तेमाल करके आपकी गैलेक्सी बड्स या आपकी गैलेक्सी वॉच को चार्ज कर सकते हो। यहाँ तक कि दूसरा फ़ोन जिसे वायरलेस चार्जिंग है चार्ज कर सकते हो, लेकिन ये वायरलेस चार्जिंग की स्पीड 5 वैट्स ही है। हमारे इस फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट रीडर है ये 2nd जनरेशन है और इसका जो रिस्पॉन्स एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है और अगर आप इसका अनलॉक टाइम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले अगर बंद भी है तो डायरेक्ट फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इसकी हीट मैनेजमेंट है उसे काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। कहीं भी आपको फ़ोन गर्म एक्सेसिवली हुआ नहीं फील होगा और आपको उसे इस्तेमाल करने में तकलीफ नहीं होगी, भले ही आप हाई ग्राफिक्स गेम भी खेल रहे हो तो भी। तो मैंने इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई किया, मैंने इस पे पबजी ट्राई किया है, गेंशन इम्पैक्ट भी ट्राई किया है और कोई भी गेम को आप अच्छे खासे हाई सेटिंग्स पे चला सकते हो और इसके साथ चाहिए उतनी गेमिंग कर सकते हो। हाँ, ये ROG फ़ोन जैसे गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन तो नहीं है जहाँ पे इन्होंने एडाप्टिव ट्रिगर्स दिए हैं और एक्स्ट्रा कूलिंग दी है, लेकिन आप इससे फुल ऑन गेमिंग भी कर ही सकते हैं। ये फ़ोन उससे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। तो ओवरऑल इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ये काफ़ी अच्छा रहा है। इसकी जो कॉलिंग है वो भी मैं कहूँगा एक्सीलेंट है। मुझे कॉल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप सारे ही कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो और वो बिना अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड होता है, तो वो भी फीचर है जो सारे सैमसंग फ़ोन्स में हमें मिलती है। इस फ़ोन का जो वाईफाई कॉलिंग है वो नहीं चलता है। मेरे दोनों ही फ़ोन्स में ये ट्राई कर चुका हूँ और दोनों ही फ़ोन्स में नहीं चलता है। अगर आप वाईफाई कॉलिंग को सिलेक्ट करें और मोबाइल नेटवर्क्स की जगह वाईफाई इसको प्रिफर्ड करके रखें, VoLTE ही है जहाँ पे Vio वाईफाई आना चाहिए। थोड़ी देर में अगर आप देखें तो ये वाईफाई कॉलिंग खुद ब खुद बंद हो जाएगा। शायद ये ऑपरेटर कंपेटिबिलिटी का प्रॉब्लम है या फ़ोन का इशू है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है। इंडिया में 2 मेजर प्रोवाइडर्स जियो और एयरटेल ही है, इसमें जियो का सिम कार्ड है। जो भी इशू है वो दोनों ने मिलकर जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। इसकी अगर आप 5G स्पीड्स देखें तो मैं अल्ट्रा वेव में नहीं हूँ, तो यहाँ मैं मेरे घर पे हूँ, तो जियो पे काफ़ी बेहतरीन 5G स्पीड्स मिल रही है। तो 1 Gbps स्पीड भी हमको बहुत बार मिलती है। मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पे 500 Mbps दिखा रहा है और मेन अपलोड स्पीड भी 40 Mbps तक मिलती है। तो काफ़ी अच्छी 5G स्पीड्स हमें मिल रही है। वाईफाई कनेक्टिविटी भी अच्छी है और एक बड़ी इंप्रूवमेंट इसमें यह है कि इसकी साउंड क्वालिटी को काफ़ी सुधार दिया गया है। आपको एटमॉस इफेक्ट भी अच्छा खासा मिलता है। तो ये डॉल्बी एटमॉस ना सिर्फ ब्लूटूथ हेडसेट्स को, लेकिन उसी के साथ इसके इनबिल्ट स्पीकर्स को भी करता है। सराउंड साउंड इफेक्ट भी हमें अच्छा खासा मिलता है। जो ब्राइटनेस है ओवरऑल आप अगर देखें काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप एडेप्टिव निकाल दे और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस करें तो ये फुल ब्राइटनेस है, ना ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले। ने भी हाई सनलाइट में जाए आपको इसे देखने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो अगर मैं मेरा ही कोई वीडियो प्ले करूँ, इसे इस तरह से फुल स्क्रीन कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा काफ़ी बड़ी व्यूइंग एरिया मुझे मिलती है। और ये छोटा सा यहाँ पे जो स्पॉट है, जो हमारे कैमरे का होल पंच है, उससे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं गिरती। तो दोस्तों, इतनी बड़ी स्क्रीन होने का एक फ़ायदा ये है कि हम आसानी से यहाँ से एज पैनल को बाहर निकाल सकते हैं। कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, उसे इस्तेमाल करके स्क्रीन को स्प्लिट स्क्रीन में 2 ऐप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो आपके स्प्लिट स्क्रीन की साइज़ भी चेंज कर सकते हो। ये प्री सिलेक्टेड कॉम्बिनेशंस को आप यहाँ
से एडिट भी कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हमारे इतनी बड़ी स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रही बात हमारे S Pen की, ये अल्ट्रा होने की वजह से दोस्तों हमारे पास एक फुल फीचर S Pen है। इसकी आप देख सकते हैं कि लेटेंसी ना के बराबर है, तो आप इस पे इजीली कुछ भी स्क्रिबल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप इसे रिमोट शटर बटन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन में ही उन्होंने ये पेनअप नाम का सॉफ्टवेयर दिया है, जिससे कि हम इससे काफ़ी अच्छे ड्राइंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे इस शॉर्टकट को क्लिक करते हो, जो पेन निकालने के बाद आता है, हमें ये बाकी की लिस्ट मिलती है जो पेन के साथ जनरली इस्तेमाल करने वाले सॉफ्टवेयर्स की है। ये काफ़ी अच्छी और बढ़िया प्रोडक्टिविटी टूल है और वो हमारे फ़ोन में सीमलेसली इंटीग्रेट होती है। आपको अलग से इसे कहीं कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मैं कहूँगा बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है जो हमें अल्ट्रा में मिलती है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मेमोरी इसमें 12 GB है। तो आप इसमें कितने भी प्रोग्राम्स बैकग्राउंड में खुले रखें, सारे ही ऐप्स को आप इजीली फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। रैम प्लस का ऑप्शन है। फ़ोन में से कितनी मेमोरी को आपको और ज़्यादा इसमें ऐड करना है, 12 GB के साथ साथ असाइन भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हमें UFS 4 स्टोरेज दिया जाता है, तो उसके वजह से जो सारा स्टोरेज रिलेटेड परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अपलिफ्ट हो गया है। अगर आप USB 3 टाइप की केबल इस्तेमाल करें तो इसका पोर्ट भी USB 3 को सपोर्ट करता है। चाहे तो आप इसको एक 512 GB की एक्सटर्नल SSD जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। रही बात स्टोरेज की, हमारा 423 GB यहाँ पे अवेलेबल है। 8.32 GB ये सिस्टम यूसेज है। स्टोरेज और रैम परफॉर्मेंस तो एक्सीलेंट है ही, उसी के साथ हमें इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी ये कस्टम चिप दी गई है। फॉर्चुनेटली इस बार हमें कोई भी एक्सिनोस वाला नाटक सहन नहीं करना पड़ा और प्रोसेसर का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। किसी भी मामले में किसी भी वक्त, चाहे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो या आप कुछ और ऐप्स में प्रोसेसिंग कर रहे हो, आपको कभी भी इसके प्रोसेसर का परफॉर्मेंस कम नहीं लगेगा। उसी के साथ One UI 5.1 ये स्किन की जो ऑप्टिमाइजेशन की गई है, चाहे वो ग्राफिक्स की हो या इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी के हो, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। ये 1-1.5 महीने के इस्तेमाल में मेरा फ़ोन एक बार भी ना क्रैश हुआ है, ना कोई ऐप क्रैश हुआ है। अब सैमसंग ने उनके सॉफ्टवेयर गेम को इतना बेहतरीन किया है कि वो गूगल से भी बेटर है। तो पिक्सेल डिवाइसेस से भी ज़्यादा अब सॉफ्टवेयर सपोर्ट हमें सैमसंग फ्लैगशिप्स के साथ मिलता है। सैमसंग 4 साल की एंड्रॉयड अपडेट्स और 1 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस करता है। तो आप आसानी से इस फोन को खरीद के भी अगले 3 से 4 साल, या अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो तो 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और यह आराम से तभी भी रिलेवेंट रहेगा। ये फ्लैगशिप होने की वजह से हमें किसी भी प्रकार का ब्लोटवेयर नहीं आता है। चंद माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस आते हैं और आप चाहे तो सारे ही एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल आसानी से कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर के मामले में भी मैं कहूँगा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। सिक्योर फोल्डर भी एक सेपरेटली दिया गया है। इस सिक्योर फोल्डर पे आप अलग से पिन रख सकते हो और इसका पूरा ही डेटा इंक्रिप्टेड रहता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या एप्स है जो आप चाहते हो कि सिक्योर एनवायरनमेंट में ऑपरेट हो, तो आप इस सिक्योर्ड फोल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सैमसंग वॉलेट भी दिया गया है। हम सैमसंग वॉलेट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे क्रेडिट कार्ड्स इसमें डिजिटली सेव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक यहाँ पे भी है कि ये फ्लैगशिप लेवल फोन होने के बाद भी जो मैग्नेटिक टोकन एक्सचेंज है जो हमें S10 प्लस में मिलती थी, वो इसमें नहीं है। टैप टू पे के साथ ही चलती है। इस फोन पे जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वो बीच में आने वाले बजट फोन्स जैसा है, तो आपको सिर्फ NFC थ्रू ही पेमेंट करने की अब सहूलियत है। पुरानी स्वैप मशीन्स है, पेमेंट नहीं कर सकते, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। ये फोन भले ही अभी काफी हाई प्राइसिंग पे रखा गया है, लेकिन ये काम करता है। तो जिन लोगों के पास बजट है वो इस फोन को ब्लाइंडली कंसिडर कर सकते हैं। इसको अब काफी सारी कॉम्पिटिशन आई है, सब में भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, लेकिन वो फोन कुछ ही एरिया में एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं। शायद 1-2 एरिया में इस फोन को बीट भी कर दे, लेकिन ये फोन आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देगा। अगर आप फोन को 10-15 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे तो ये सारे ही 15 कैटेगरीज में 9 आउट ऑफ 10 परफॉर्म करता है, लेकिन बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो
5 कैटेगरी या 4 कैटेगरी में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्म करेंगे, लेकिन बाकी सारे में 5 ऑफ 10 ही आपको आउटपुट देंगे। तो उस मामले में मुझे नहीं लगता अभी भी इस फोन को कोई कंपटीशन है। ये सारी चीजें जानने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स है, उन्हें बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे सवालों का जवाब दूं। हम ये इंटरेक्शन बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इतने सारे एफर्ट्स इसलिए लेता हूँ ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। आप भी मेरी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जो लोग इस फ़ोन को रियली खरीदने की सोच रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उन्हें भी इन बातों का पता चले। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।